समझ में आ गया ना। इसका मतलब गांव में क्या है, गांव में जो रोजगार होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो अभी इसके पहले वाले जो मैंने वीडियो बनाया था तो किसी रीजन से वो बंद हो गया, क्योंकि किसी को फ़ोन आ जाता है ना तो वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर से चालू करना पड़ता है। अभी इतना हम लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं कि कैसे उसको एडिट करते हैं, फिर भी धीरे धीरे टीम को बोलेंगे कि उस चीज़ को अच्छे से करती रहेगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझते हैं। इन्होंने कहा कि हाउ डिड द इनक्लोजर मूवमेंट प्रोवाइड लेबर टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है लेबर को इंडस्ट्री में भेजने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इट वाज मोमेंट वेयर लैंड लॉर्ड हैज टेकन बैक द लैंड फ्रॉम द स्मॉल फार्मर एंड इनक्लोज टू दी फॉर्म लार्ज फॉर्म्स। यानी कि इट वाज अ मोमेंट वेयर, ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे लैंड लॉर्ड्स हैड टेकन बैक, यहाँ से जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वापस लेते हैं लैंड फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स को। मान लीजिए किसी की बहुत बड़ी खेती है और किसी के पास बहुत ही कम खेती है या खेती नहीं है, खेती नहीं है, तो उन लोगों को उठा करके लेके आती है और एकदम से नहीं उठा लगे चलो लड़के चलो, ऐसा नहीं। उनको बोलेगी कि भाई आपको हमारे यहाँ पे काम करना है, हम आपको इतना पगार देंगे, इतना वेतन देंगे, इतनी सैलरी देंगे, तो वो लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आकर के आपके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। एंड इनक्लोज टू द फॉर्म ऑफ लार्ज फॉर्म्स, ठीक है, तो छोटे छोटे लोगों को लेकर के अपने लार्ज वाले फॉर्म्स में काम कराएंगे। सेम कहते हैं ड्यू टू दिस ए लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस फार्मर लॉस्ट देयर वर्क। इससे क्या होता है कि ड्यू टू दिस ए लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस फार्मर, जो लार्ज नंबर में लैंडलेस फार्मर्स होते हैं वो उनका काम खराब हो जाता है, ठीक, तो लॉस्ट देयर वर्क, वो काम सही से नहीं कर पाते हैं। अब दीज फार्मर्स फ्रॉम द विलेज माइग्रेट टू द टाउन इन सर्च फॉर जॉब। इससे क्या होता है, अब ध्यान दो, जैसे ये कहा गया कि भाई किसी के खेत में काम करना हुआ तो कुछ लोग अपने खेत में काम करते थे। अब मान लीजिए कि किसी के अदर खेत में काम करना हुआ तो दिन में 2-3 लोग के खेत में काम कर लिया, हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो बड़े लोग किसान थे अब उनके लोगों में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो दूसरे के यहाँ पे जाना चालू कर दिए, तो जब उनके यहाँ पे नहीं जाएंगे तो काम की कमी हो जाएगी। तो लोगों ने सोचा यार इनके खेत में काम करते हैं, दिन भर करते करते मर जाओ, 500 रुपये देते हैं। किसी दूसरी जगह पे कमाए जाएंगे तो दिन भर में कम से कम 1000, 2-3 हज़ार रुपये कमा लेंगे। तो अब ये बताइए कि कोई पर्सन 500 में काम करने जाएगा कि 2-3 हज़ार में काम करने जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाएंगे और वो काम करने के लिए दूसरी जगह पर जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट में कहा दीज फार्मर्स फ्रॉम द विलेज, जो गांव से लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं शहर की तरफ फॉर सर्च फॉर जॉब के लिए, तो माइग्रेट टू द टाउन्स इन द सर्च ऑफ जॉब्स के लिए। फिर कहा गया दिस प्रोवाइड ए पेरिनियल सोर्स ऑफ लेबर टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो दिस प्रोवाइड्स ए पेरिनियल सोर्स ऑफ लेबर, यानी इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री थी साल भर वहाँ पे लोग आते रहते थे। क्यों लोग आते रहते थे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने बोला भैया तुमको मैं इतना पैसा देंगे तुम आ जाओ, समझ में आ गया ना। और जो लैंडलॉर्ड जो जमींदार उनको तुम इतने लोगों को नहीं लोगे, लोग नहीं लेते थे, तो कम पैसे में आराम से लोगों को भी मंगा लेते थे। फिर आया कि Why was the first Continental Congress important in the American War of Independence? मैंने आपको बताया था अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जबकि बात करते हैं 1774 की, तो उसमें बहुत सारे 13 कॉलोनीज थी उसमें, जैसे कि आपका ब्रिटेन हो गया, उसमें अमेरिका भी थे, उसी में अफ्रीका कंटिनेंट भी थे, तो काफ़ी सारे लोग उसमें थे जिसके थ्रू काम करते थे, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो था वो कनाडा था, कनाडा। The first Continental Congress was landmark event because it marks the first time 13 colonies, ये देखो पहली बार 13 कॉलोनीज यूनाइटेड टू फॉर्म ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स। क्या किया, कलेक्टिव रिस्पॉन्स किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझते हैं कि क्या कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुआ था 1774 में, और जो ब्रिटिशर्स लोग थे अमेरिका में, जो एक एरिया था जिसमें 13 कॉलोनीज थे, ब्रिटिशर्स वहाँ पे आकर के अपना काम करना चालू करते थे। लेकिन अमेरिका के वालों लोगों ने कहा भाई ऐसा है, आप बाहर के लोग हो, क्यों बिना फालतू हमारे यहाँ पे काम में टांग लगाने आए हुए, किस तरीके से काम है, अगर तुम कोई दिक्कत कर दोगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा भाई इनको मार के भगाओ अमेरिका वालों को। अमेरिका वाले के 13 जितने भी प्रोविंसेस थे एक साथ में आ गए और ब्रिटिशर्स को वहाँ से हटाया। तो ब्रिटिशर्स की दी हुई चीज़ों को ख़त्म कर दिया और बहिष्कार कर दिया जिसे हम बोलते हैं, और उन्होंने अपनी चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करना चालू किया। तो ये कहा गया ब्रिटिश पॉलिसीज लाइक, जैसे कि कुरेशियो एक्ट हो गया, ठीक है। तो कुरेशियो एक्ट मतलब ये था कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी बनाते थे, वो जो एक्ट बनाते थे वो सारे एक्ट आपको मानना पड़ेगा। तो क्या किया, इट एस्टैब्लिश ए कोऑर्डिनेट बाइकॉट। जितने सारे उन्होंने रूल एंड रेगुलेशंस बना करके दिए थे उसने इंडिया वालों ने, लोगों ने, यानी कि ब्रिटिश ग्रुप थे, एंड क्रिएट्स यूनिटरी फॉर्म। अब जो बाइकॉट किया था
चीज़ों को, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश गुड्स यानी कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए सामान को, ठीक है। जो आपका अमेरिकन वर्ल्ड वार था, ठीक है, उसमें फर्स्ट कॉन्टिनेंटल जो कांग्रेस थी उसने चीज़ों को बहिष्कार कर दिया। इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जैसा हम बोलेंगे इंडिया वाले वैसा करेंगे, लेकिन इंडिया वालों ने वैसा नहीं किया, ठीक है। तो क्या हुआ, यूनिफाइड एक प्लेटफॉर्म बनाया फॉर कॉलोनियल ग्रीवेंसेस के लिए, यानी कि जो भी कोई शिकायतें होगी, ग्रीवेंसेस मीन्स शिकायतें, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सिटिंग दी स्टेज फॉर इवेंट डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, बैठ करके ये बात करें कि भारत को जो इंडिपेंडेंस बनाना है किस तरीके से बनाना है उसके बारे में। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में एक बार फिर से थोड़ा बता देते हैं आपको, क्योंकि ऐसा होता है इंसान पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है और टीचर भी एक इंसान ही होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि अरे नहीं ये तो पढ़ाते रहते हैं कोई टेंशन नहीं, लेकिन टीचर जब पढ़ाना चालू करते हैं ना 10-10 12-12 घंटे पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो जितने सारे टीचर हैं सारे टीचरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो टीचर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। तो फिर एक बार हम आपको समझा देते हैं। ये कहा गया था फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 वाज ए लैंडमार्क इवेंट। क्यों? क्योंकि ये कहा गया इट मार्क फर्स्ट टाइम 13 कॉलोनी, जो पहली बार 13 कॉलोनीज थी, यूनाइटेड टू फॉर्म ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स। वो सारी जो कॉलोनीज थी आपस में मिल करके एक सीधा रिस्पॉन्स देती थी अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी जिसे हम कहते हैं करेक्टिव एक्ट। हो गया। अभी कहा इट एस्टैब्लिश ए कोऑर्डिनेट बाइकआउट। अब ये इन लोगों ने एक साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स के जितने भी सारे सामान थे, गुड्स थे, उनको बाइकआउट कर दिया। एंड क्रिएट्स, और अपना बनाया क्या, ए यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर अ कॉलोनियल ग्रीवेंसेस के लिए। जो लोगों की शिकायतें होती थी उसको इंडिया वाले लोगों ने बोला भैया हम जो है काम करना चालू कर देंगे। सेटिंग द स्टेज इवेंचुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि स्टेज 3 पॉजिटिव इफेक्ट आपको बताने हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द यूरोपियन कंट्री, कि यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की किस तरीके से चीज़ें आई हुई हैं। तो चीज़ों को समझते हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे उसमें एक आ गया 3 आई थी। कितनी आई थी? 3। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो एक 3 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वेयर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, नंबर 1 हो गया गुड्स, इम्प्रूव्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन ग्रोथ। तो 3 यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया और थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। 3 पॉइंट में इन्होंने अच्छे से करके समझाया हुआ है। और ये समझाया कि जब तीनों पॉइंट आप अच्छे समझ जाओगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। आप समझते हैं द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड सेवरल पॉजिटिव इफेक्ट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हुए। कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट हुए समझते हैं। जैसे ये कहा इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है। अब जब मशीनें ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी तो उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कहा द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी एंड फैक्ट्री सिस्टम अलाउड फॉर द मास प्रोडक्शन मेकिंग गुड्स मोर एसेसेबल एंड अफोर्डेबल फॉर जनरल पॉपुलेशन। यानी कि ये कहा गया कि जब मशीनरी का डेवलपमेंट हो गया, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरी जब आना चालू हुई, एंड ठीक है ना, एंड फैक्ट्री सिस्टम अलाउड फॉर द मास प्रोडक्शन, और फैक्ट्री का जो सिस्टम था उसने मास प्रोडक्शन को अलाउ भी कर दिया, भैया हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं अच्छे से। मेकिंग गुड्स को बनाने एंड मोर एसेसेबल होता है एंड अफोर्डेबल फॉर द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई कपड़े बनाने की, जो कपड़े 500 रुपये का मिलता था वो कपड़े 200, 300 के मिलने लगे और ज़्यादा अमाउंट में कपड़े मिलने लगे। इससे क्या हुआ, लोगों को और अच्छे तरीके से चीज़ों को खरीदने में मज़ा आने लगे। क्यों? क्योंकि 500 का एक शर्ट मिलता है, यहाँ पे 500 के तुम 2 शर्ट ले लोगे तो 2 शर्ट वाले लोगों को फ़ायदा हो गया। फिर देखो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये कहा गया कि जब स्टीम इंजन की डिस्कवरी हो गई तो जैसे रेलगाड़ी है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं वो भी चलने लगे। तो इससे क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ द लाइक स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, स्टीम शिप्स यानी कि स्टीम शिप यानी भाप वाले जहाज हो गए। उसके बाद विच फैसिलिटेड फास्टर एंड मोर इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। यानी कि जब स्टीम इंजन की डिस्कवरी हो गई तो उससे रेलवे लाइन हो गई, या उसमें रेलगाड़ी दौड़ने लगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसकी स्टीम शिप्स की, जो शिप्स पानी के जहाज होते हैं जो भाप से चलते हैं, धुआं खूबते ऊपर तक निकलता रहता है। ठीक। विच फैसिलिटेड फास्टर एंड मोर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। इससे क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको भी आराम से हम लेकर के आराम से चले जा सकते हैं, और फिनिश प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा।
अर्बन ग्रोथ, अर्बन की ग्रोथ क्यों होने लगी? क्योंकि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो होना चालू हो गई तो गांव के लोगों ने सोचा भैया एक काम करते हैं, क्यों, मान लीजिए कोई एक जगह है शहर में है, उस पर कोई एक बड़ी कंपनी आ गई काम करने के लिए, और बड़ी कंपनी के लोग चाहते हैं भाई थोड़ी कम पैसे में अगर हम लोगों को ले लें तो अच्छा रहेगा, तो वो कहाँ के लोगों को सेलेक्ट करेंगे? गाँव के लोगों को। तो गाँव के लोग वहाँ पर जाएंगे, उनको रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा तो फैक्ट्री का सिस्टम डेवलप हो जाएगा, फैक्ट्री का सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो वही उन्होंने कहा फैक्ट्रीज क्रिएट न्यूमरस जॉब, फैक्ट्री ने क्या किया, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की, लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया। जब जॉब क्रिएट कर दी तो गांव से लोग, रूरल मतलब गांव का एरिया, निकल करके वहाँ पे चले गए, कहाँ? सिटीज़ में, ठीक है। फॉस्टरिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इससे क्या हुआ, जो अर्बन डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से अच्छे तरीके से ग्रो करने लगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रिएट एनवायरमेंट्स प्रॉब्लम? आखिरकार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। चलो उसको समझते हैं। अब ये कहा गया द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। जब भी कभी कभी इंडस्ट्री डेवलपमेंट चालू होती है तो उससे जो बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे धुआं निकलता है, स्टीम भाप निकलती है, या फिर अदर केमिकल से निकलते हैं, पेस्टिसाइड से निकलते हैं, इंसेक्टिसाइड से निकलते हैं, फंगीसाइड से निकलते हैं, तो जो केमिकल्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कहा एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है, एयर और वाटर पोल्यूशन। तो जब एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या लिखा, द हैवी यूज ऑफ कोल पावर, ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें कोयले का यूज़ करते हैं, एंड स्टीम इंजन से रिलीज मैसिव अमाउंट ऑफ स्मोक्स। तो क्या हुआ, हैवी यूज कोल पावर, कोयले का पावर, मान लो ट्रेन चल रही, पहले कोयला एकदम झोंके रहते थे, ऐसे उठा के कोयला उसमें डालते रहते थे, उससे क्या होगा, इंजन में गर्मी आती थी और इंजन काफ़ी अच्छे से चलते थे, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इंजन को, ज़्यादा हीट मिलेगी, चलेंगे। स्मोक यानी धुआं हो गया, एंड ग्रीन हाउस गैस इनटू द एयर, एयर में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस, जिसे कहते हैं GHG, ग्रीन हाउस गैस, GHG, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। एडिशनली इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल वेयर डंप डायरेक्टली टू रिवर सेवरल कंटेनिंग वाटर सोर्सेस। इसका मतलब ये कहा गया कि मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये कोई एक आपकी जो है एक फैक्ट्री दी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा, बड़े बड़े ऐसे करके जिससे धुआं निकलता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, निकलता है, स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, मैं से कह सकते हैं, ठीक है, स्टीम निकलती है, स्टीम निकलती है, ठीक है। अब यहाँ से जब धुआं निकल के जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और बहुत सारा कुछ केमिकल, जैसे कि हम बात करते हैं लेदर फैक्ट्री, जहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेदर फैक्ट्री, वहाँ पे क्या होता है, जो स्किन होती है एनिमल्स की उसको खूब साफ़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, वो केमिकल पानी में जाता है और पानी से किसी रिवर में छोड़ दिया जाता है, तो रिवर में जो फिशेस होती हैं, जो रिवर में एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे से होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो, रिवर में भी खत्म हो जाता है। सेवरल कंटामिनेटिंग वाटर सोर्सेस, यानी कि जितना भी पानी होता है, कैसा, कंटामिनेटिंग, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावर जो पानी होता है वो काफ़ी पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि कंटामिनेटिंग का मतलब ये होता है कि गंदा हो जाता है पानी, कैसा होता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आए होंगे। सो एक बार इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, मैं फिर अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करूँगा, और सुबह आकर के हम आपको प्रयास करेंगे कि पेपर सॉल्व करने के साथ साथ हम आपको MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएँ, ताकि आप किस तरीके से पेपर में अच्छे से करके आ सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम कल मिलेंगे, चलते चलते एक बार फिर आपको बता देते हैं, कल मिलेंगे हम आपको मॉर्निंग टाइम में। (6 AM to 7:30 AM) तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ओके, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।